नमस्ते दोस्तों, पर्यावरण के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम इस चैप्टर में पहले 2 पार्ट का कंटेंट 2 पार्ट का वीडियो आपको दे चुका हूं मैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 में क्या है, हमारे पशु पक्षी। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी जटिल समस्या बनती जा रही है, इसके चपेट में सब पशु पक्षी, मालवाहक पशु एवं आसपास से जीव जंतु भी आते जा रहे हैं, क्योंकि वे उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जो कि वेस्ट मटेरियल जितनी गंदगी होती है, से दूषित अन्न जल को ग्रहण करने, इसके कारण उनकी मृत्यु होती जा रही है या बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आवास के अपक्षय का सूक्ष्म रूप वातावरणीय प्रदूषण है। आवास जो हैबिटेट होता है, उसका एक जो सूक्ष्म रूप होता है, छोटा रूप होता है, वो वातावरण प्रदूषण है। प्रदूषण जनसंख्या की प्रदूषण जो है जनसंख्या की संवेदनशीलता, स्पीसीज़ को हासिल, स्पीसीज़ मतलब जाति को हासिल और नष्ट कर सकता है, नुकसान कर सकता है। मछली को खाने वाले पक्षियों एवं शिकारी बाजों की जनसंख्या फसली क्षेत्रों में पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग के कारण घटती जा रही है। इंसेक्टिसाइड वगैरह का छिड़काव किया रहता है, इससे वो मर रहे हैं, उनकी संख्या दिन पे दिन कम होते जा रही है। लेड विषाक्तता, लेड जो होता है, इसका सिंबल पीबी होता है, सीसा कहते हैं जिसे हम, उसका जो टॉक्सिसिटी, इसका जो विषैलापन है, कई जलीय पक्षियों जैसे बतख, हंस, सारस की मृत्यु का अन्य मुख्य कारण है। लेड के कारण जो सीसा होता है, ये पक्षी प्रायः गहरी शॉटगन पैलेट खाते हैं, शॉटगन पैलेट जो होती खाते हैं, और झीलों में और दलदल में गिर जाते हैं। शॉटगन जो पैलेट आती है वो खाते हुए झीलों में गिर जाते हैं, उनसे शिकार किया रहता है इसका। पोषक प्रचुरता, यूट्रिफिकेशन की बात करें तो उसे भी जैव विविधता हासिल होती है, नुकसान पहुँच रहा है। हम बात करेंगे स्पीसीज जाति की विलुप्तता, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। तो जैव विविधता जो होता है, अलग अलग जगह पर पेड़ पौधों जानवरों की संख्या का जो रहन सहन का जो तरीका होता है, जैव विविधता कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो जैव विविधता के हानि का अत्यंत गंभीर रूप स्पीसीज़ की विलुप्तता है। धीरे धीरे जानवर वगैरह विलुप्त होते जा रहे हैं। स्पीसीज़ के एक बार विलुप्त हो जाने से उसके बाद में उद्भव का अवसर नष्ट हो जाता है, उसके बाद दोबारा वो उद्भव नहीं हो पाते हैं, और इसी कारण धीरे धीरे वो नष्ट होते चले जाते हैं, उनकी जाति नष्ट होते चली जाती है, विलुप्तता के कगार पर पहुंच जाती है। स्पीसीज़ को विलुप्त तब मानते हैं जब स्पीसीज़ का कोई भी सदस्य विश्व में जीवित न रह पाए, मतलब विलुप्त तो तभी मानेंगे जब उसी वैरायटी का दूसरा जीव पूरे संसार में कहीं भी नहीं मिले, तब हम मान लेंगे कि ये जनजाति जैसे विलुप्त हो गई है। जैसे डायनासोर आज मौजूद नहीं है, जैसे डायनासोर को विलुप्त के रूप में हम जानते हैं। यदि स्पीसीज के जीव केवल बंधन या अन्य मानव नियंत्रण प्रावस्थाओं में जीवित रहते हैं तो स्पीसीज को वन्य में विलुप्त कहते हैं। दोनों अवस्थाओं में स्पीसीज को ग्लोबल विलुप्त माना जाता है। तो ये जंगल में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पूरे संसार में दिखाई नहीं पड़ रहे। ये विलुप्तता के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग पैरामीटर हैं। अब हम बात करेंगे विलुप्तता के प्रकार क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन। तो पहला है प्राकृतिक विलुप्तता, सो बोलते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन। इसमें वातावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, जो वातावरण में परिवर्तन जो होता है, उसके कारण धीरे से पृथ्वी की जो धीरे धीरे स्पीसीज़ का विलुप्तीकरण होता जा रहा है, और कुछ स्पीसीज़ अदृश्य हो जाती, इनविजिबल हो जाती, दिखाई नहीं देती कुछ समय के लिए, और कुछ अपने को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेती है। जैसा वातावरण व्यवहार दर्शाएगा वैसे व्यवहार दर्शाएंगे। प्राकृतिक विलुप्तता के कारण भौगोलिक भूतकाल में कई स्पीसीज़, कई जातियाँ विलुप्त हो गई है, और भौगोलिक भूतकाल में हुए स्पीसीज विलुप्तीकरण को पृष्ठभूमि विलुप्तता भी कहते हैं, मतलब उसको बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे समूह विलुप्तता, मास एक्सटिंक्शन। तो इसका तात्पर्य कैटास्ट्रोफ के कारण बड़ी संख्या में स्पीसीज़ की विलुप्तता है। भोजन वगैरह नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। डर के मारे दूसरे जानवरों का शिकार न कर ले। पृथ्वी के भूतत्वीय इतिहास में कई इंटरवल्स हैं जहाँ कैटास्ट्रोफ के कारण स्पीसीज़ की अधिक विलुप्तता पाई जाती है। समूह विलुप्तता मिलियन वर्षों में होती है, कई लाखों वर्षों में देखने के लिए हमको मिलती है, इतनी आसानी से नहीं होती है। उसके बाद है एंथ्रोपोजेनिक विलुप्तता। तो ये मानव क्रिया जैसे व्यवस्था, शिकार, प्रेडेटिंग, अत्यधिक उपभोग एवं आवास की नष्टता, जहाँ रहन सहन है उसकी नष्टता हो जाती है, उसका उपयोग किया जाता है, द्वारा होने वाली विलुप्तता है।
विश्व संरक्षण नियंत्रण केंद्र 1600 AD, मतलब आज से हम लगभग 400-450 साल पहले की बात करें, में स्थापित किया था। पृथ्वी पर 533 जंतु स्पीसीज एनिमल्स की प्रजातियाँ, अधिकतर वर्टिब्रेट, और 384 पादप स्पीसीज मतलब पौधों की जातियाँ, अधिकतर पुष्पी पादप तो फूल देते हैं, नष्ट हो गई है। इनमें से 75% विलुप्तता मनुष्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से हुई है। यहाँ मनुष्य ने हस्तक्षेप किया है, वहाँ पे जानवरों की और पेड़ पौधों की जातियाँ विलुप्त हुई है। यह हमेशा से प्रलय है कि डोडो रेफेस कुकुलेटस जो है तथा तस्वानिया वाल्व थाइनालेंसिस साइनोसेफेलस मनुष्य के शिकार के द्वारा विलुप्त हुई है। 2 वैरायटी ऐसी है जिसका सर्वाधिक शिकार मनुष्य ने किया है, इस कारण विलुप्त हो गया। अब हम बात करेंगे विलुप्तता की संवेदनशीलता, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या इसकी संवेदनशीलता है? तो सभी स्पीसीज एक समान रूप से विलुप्तता के लिए संवेदनशील नहीं होती है। हर प्रजाति अलग अलग टाइम पर विलुप्त होती है, सभी जातियाँ एक टाइम पर विलुप्त नहीं होती है, चाहे वो जानवर की हो चाहे वो पेड़ पौधों की हो। तो सूची दी हुई है। विशाल शरीर आकार उदाहरण, इनका शरीर बिल्कुल विशाल होता है। बंगाल चीता, बंगाल टाइगर और हाथी, शेर। दूसरा है छोटा जनसंख्या आकार एवं निम्न जनन दर उदाहरण, इसमें ब्लू व्हेल, जॉइंट पांडा। और खाद्य श्रृंखला में उच्च ऊर्जा स्तरों पर भोजन करने वाला उदाहरण बंगाल चीता, बंगाल टाइगर और बाल्ड बाज। उसके बाद बात करेंगे स्थिर पलायन पथ और स्वभाव उदाहरण, ब्लू व्हेल, वूपिंग क्रेन। और लास्ट हमारे पास है स्थानीय और वितरण के सक्रिय सीमा, नैरो बॉर्डर उदाहरण है वुडलैंड, कैरिबियो और द्वीप स्पीसीज। ये अलग अलग टाइप से संवेदनशीलता हमने देखी अलग अलग जानवरों की। अब हम बात करेंगे रेड डेटा बुक एवं IUCN। रेड डेटा बुक IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे विश्व संरक्षण यूनियन WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं। आपको बताना चाहूँगा रेड डेटा बुक एक ऐसी कलेक्शन का नाम है जिसमें जो पेड़ पौधे की प्रजाति वर्तमान रूप में अच्छी फल फूल रही है, आसानी से मिल रही है, लेकिन कुछ समय से वो मिल नहीं रही, विलुप्त हो गई है सारे संसार में। और जानवरों की ऐसी वैरायटी जो वर्तमान समय में कुछ समय पहले थी लेकिन वर्तमान समय में हमको नहीं मिलेगी, तो वो भी क्या होगी, विलुप्त होकर दिखाई नहीं दे रही है, मिल नहीं रही है। तो ऐसे जानवरों की प्रजाति, ऐसे पेड़ पौधों की प्रजाति को रेड डेटा बुक IUCN कलेक्ट कर लेता ताकि वो विलुप्त प्राय जनजाति पेड़ पौधों की और जानवरों को उसका कलेक्शन कर सके। तो आपको बता दूं कि IUCN जो है रेड डेटा बुक जो है ये पेड़ पौधों की और जानवरों के ऐसे कलेक्शन रखता है जो विलुप्त हो गए हैं। तो इसका मुख्यालय मॉर्गस स्विट्जरलैंड में है और इसमें विलुप्त होने की कगार पर कई प्रजातियों में रेड डेटा बुक का निर्माण किया गया। हम अलग अलग आधार पर बात करेंगे, विदेशी स्पीस भी है, देशी स्पीस भी जी है, मानव शोषण के थ्रू भी है, आवास की नष्टता भी है, भोजन के अभाव से भी जो विलुप्त हो गए। मतलब विलुप्त होने के कारण कोई एक नहीं है, हम अलग अलग टेबल के फॉर्म में देखेंगे। इसमें हमारे पास लाल सूची श्रेणी है, रेड डेटा बुक की सीरीज़ है और परिभाषा है। हमारे पास 8 परिभाषा है, इसकी हम बात करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी जीव या कोई भी पादप एक ही प्रकार से विलुप्त नहीं होता है, वो कई अलग अलग प्रकार से विलुप्त हो सकता है। हम उन्हीं की बात करेंगे कि विलुप्त भी कितने प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला है विलुप्त। परिभाषा है एक टेक्सॉन, टेक्सॉन मतलब वर्गीकी, कोई भी जीव या पुष्प विलुप्त हो जाता है जब कोई शंका न हो कि अंतिम जीव मृत है, मतलब लास्ट जो उसकी स्पीसीज है दुनिया में वो मृत है, पूरे ही मर गए हैं क्या, या कुछ जिंदा है। से उदाहरण के लिए डोडो। उसके बाद वन्य में विलुप्त, जंगलों में विलुप्त। वन्य में टेक्सॉन विलुप्त होता है जब संपूर्ण सर्वे में एक जीव को उनके ज्ञात और अपेक्षाकृत आवासों में रिकॉर्ड करने में असफल होता है, मतलब उनको किसी भी जगह खोजा ना जा सके, मतलब हर समय वो विलुप्त ही दिखे, वो होते वन्य में विलुप्त। उस प्रकार की जो प्रजाति पहले वन में थी लेकिन अब मौजूद नहीं है, तो इस प्रकार की प्रजाति को हम बोलेंगे वन्य में विलुप्त, चाहे वह जानवर की हो चाहे वो पेड़ पौधे पादप की हो। क्रिटिकली विलुप्त प्राय। एक टेक्सॉन क्रिटिकली तब संकटग्रस्त होता है, मतलब उसको विलुप्त नहीं बोल सकता, संकटग्रस्त। संकटग्रस्त मतलब क्या कि उसकी स्पीसीज मान लो 1000 थी लेकिन कुछ सालों बाद वो मात्र 50 ही बचे हैं, तो संकटग्रस्त प्रजाति हो सकती है, जानवर की हो सकती है, पेड़ पौधे पादप की हो सकती है। जब वह निकट भविष्य में जंगल में विलुप्तीकरण के खतरे का सामना कर रहा हो, वही बात मैंने बताई आपको
कि मान लो अभी वो 5,000 की संख्या में है या 5,000 पौधे किसी है और 2 साल के भीतर उसके सिर्फ 10 पौधे ही बचे, तो इसका मतलब है कि वो आने वाले भविष्य को देखते हुए वो संकटग्रस्त प्रजाति है, चाहे वो जानवर की हो, चाहे वो पेड़ पौधे या पादप की हो। तो इस उदाहरण के लिए सस साल्वानियस, पिग्मी, बर्बेरिस, नीलगिरियंस, ये सारे जो हैं भविष्य में क्या धीरे धीरे संकटग्रस्त प्रजाति है। तो विलुप्त मतलब पूरी तरह से विलुप्त खत्म हो जाना, और संकटग्रस्त मतलब आने वाले समय में वो विलुप्त होने के कगार पर है, संकटों का सामना कर रही है। उसके बाद है विलुप्त प्राय। एक टेक्सॉन विलुप्त प्राय होता है जब वो क्रिटिकली विलुप्त प्राय नहीं होता है, मतलब क्रिटिकली नहीं होता है, किंतु वन्य में भविष्य के समीप विलुप्तता के अत्यधिक खतरे का सामना करता है। मतलब सिर्फ जंगल की बात करें तो वो खतरे के निशान के आसपास रहता है, मतलब भविष्य में, निकट भविष्य में कभी भी विलुप्त हो सकता है। उदाहरण एल्यूरस फ्यूजन, लाल पांडा, रेड पांडा बोलते हैं जिसको, ब्लू व्हेल, मेडागास्कर का विशाल, लेमूर, इद्री, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो विलुप्त प्राय कहलाते हैं। उसके बाद बात करेंगे अनुक्षित। अनुक्षित का मतलब होता है कि एक टेक्सॉन अनुक्षित होता है जब वो क्रिटिकली विलुप्त प्राय नहीं होता, किंतु भविष्य में वन्य में विलुप्तता की अत्यधिक शंका बनी रहती है। मतलब उसके साथ साथ, मतलब वन या तो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, वहाँ इंडस्ट्री डल जाए उस कारण से, या भविष्य में सबको शिकार कर ले उस कारण से, ये जो होता है अनुक्षित कहलाता है। जैसे एंटीलोप, सर्पिकारा, काली बदक जो है ये निकट भविष्य में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसी आशा से इसको बोला गया है अनुक्षित। कम खतरा। कम खतरा मतलब एक टेक्सॉन कम खतरे वाला होता है जो वो क्रिटिकली विलुप्तप्राय या भेद के लिए मापदंड के मूल्यांकन से असहमत नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कम खतरा रहता है विलुप्त होने का, और उसके मूल्यांकन, उसके इवैल्यूएशन से सहमत नहीं होता है। किसी विलुप्तप्राय, मान लीजिए तो विलुप्तप्राय नहीं है और उसे विलुप्त बना दिया जाए तो उससे जो होगी वो विलुप्तप्राय नहीं कहलाएगी, ना वो क्रिटिकल विलुप्तप्राय कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे कम खतरे वाली प्रजाति, चाहे वो जानवर की हो, चाहे वो पेड़ पौधे या पादप की हो। अब हम बात करते हैं डेटा की कमी। तो डेटा की कमी मतलब टेक्सॉन में डेटा की कमी होती है जब वहाँ विलुप्तता के खतरे के निर्धारण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अपराधिक सूचनाएं प्राप्त होती है। क्लियर सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, पूरी तरह सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, अपराधिक सूचनाएं प्राप्त होती है। अमूल्यांकन, नॉन इवेल्युएशन, मतलब टेक्सॉन तब अमूल्यांकित होता है जब वो निर्धारित नहीं होती है। इसी प्रकार से हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात करी। तो इन सभी में से स्पीसीज़ के 4 श्रेणियाँ संकटग्रस्त इस चीज़ में सम्मिलित थे। इसमें क्रिटिकली विलुप्त प्राय की बात करें, विलुप्त प्राय, भेद एवं कम खतरे वाले स्पीसीज़। 2 अन्य श्रेणियाँ भी इनमें जुड़ी हुई है, वह है दुर्लभ प्रजातियाँ। ये प्रजाति कम जनसंख्या वाली जाति है, जिनकी संख्या बहुत कम है, या तो स्थानीय या विरल रूप में फैली हुई है। ये हमेशा कीड़ों को, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं, रोग कारकों, परभक्षियों जो दूसरे कीड़ों का भक्षण करते हैं, विदेशी डायक्वेटिक जातियों से खतरा रहता है। क्लाउडेड लियोपार्ड जो होता है, तेंदुए वगैरह की वैरायटी जो है, हवाईयन मोनकसिन जो है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत सारे ऐसे है जिनसे खतरा लगातार बना रहता है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों में कहने की गिनती में आते हैं। उसके बाद मध्यवर्ती प्रजातियाँ जो है, इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, किंतु कारण अज्ञात है। इनके कारण नहीं, किस कारण विलुप्त ये हो गए हैं या भविष्य में होंगे। उदाहरण ब्राज़ील का 3-धारी अमीडियो, सुमात्रा का छोटे कान वाला खरगोश, जो ब्राज़ील में सुमात्रा में छोटे कान वाला खरगोश जो है, मैक्सिकन प्रेरी कुत्ता, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे इनके कारण अज्ञात है। लाल सूची के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, रेड डाटा बुक का जो यूज़ है वो विलुप्त प्राय जाति जनजाति, चाहे पेड़ पौधे पादप की हो, चाहे जानवर की, उनके कलेक्शन के लिए की जाती है, ताकि उनमें निकट भविष्य में ध्यान दिया जाए और ज़्यादा विलुप्त ना हो। पहला है विलुप्तता की कगार पर खड़ी जातियों को पहचानना, प्रलेखन करना। जो जातियाँ विलुप्तता के प्रकार पर खड़ी है उनको जाने, पहचाने, उनके प्रलेखन करें। और घटती हुई जैव विविधता, डाइवर्सिटी को ग्लोबल इंडेक्स प्रदान करना, ताकि उसके बारे में आंकड़ा तैयार हो। संकटग्रस्त जैव विविधता के महत्वता के प्रति जागरूकता विकसित करना। जिस प्रकार से जैव विविधता की संकटग्रस्ता वाली अवस्था आ रही है, उस पर उसके प्रति एक जागरूक रवैया यूज़ करना। और लास्ट है स्थानीय स्तर और मार्गदर्शक संरक्षण क्रिया पर संरक्षण प्राथमिकता को परिभाषित करना। मतलब जो विलुप्तता हो रही है या उनका शिकार किया जा रहा है या उनको नष्ट किया जा रहा है, उनको संरक्षण प्रदान करें, ताकि विलुप्तता की कगार, जो विलुप्तता की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते,
तो इस प्रकार से हमने तीसरा पार्ट अभी यहाँ पर फिनिश कर दिया है, इसका कंटेंट आपको दे दिया है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट आपको दे दिया जाएगा और जल्दी उसका वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।